स्वागत है दोस्तों, कहानी के दूसरे पड़ाव पर। कल हमने देखा कि कैसे हवस और ताकत के नशे में चूर 4 दरिंदों ने एक मासूम जिंदगी को आग के हवाले कर दिया। रुद्रानी का शरीर जल गया, लेकिन क्या आग आत्मा को जला सकती है? आज की कहानी उस काली रात के ठीक बाद वाली सुबह से शुरू होती है। श्मशान शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। इस कहानी में अब प्रवेश होने वाला है एक ऐसे शख्स का जो भूतों में नहीं, सबूतों में यकीन रखता है। एक ऐसा इंसान जो सच को जमीन खोदकर भी बाहर निकालने की जिद रखता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि बिशनपुर के इस श्मशान की मिट्टी में सबूत नहीं, श्राप दफन होते हैं। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस खौफनाक सच से जो राख के नीचे दबा है। अगली सुबह बिशनपुर में सूरज तो निकला, लेकिन श्मशान घाट पर कोहरा छाया हुआ था। सुबह के करीब 8 बज रहे थे जब पुलिस की एक जीप सायरन बजाती हुई श्मशान के गेट पर रुकी। जीप से एक सख्त मिजाज पुलिस अफसर उतरा, इंस्पेक्टर अविनाश। अविनाश शहर का एक ईमानदार और तेज तर्रार अफसर, जिसका ट्रांसफर सजा के तौर पर इस पिछड़े हुए इलाके बिशनपुर में कर दिया गया था। 6 फुट का कद, आंखों में बेखौफ चमक और वर्दी पर लगे वो सितारे जो उसने अपनी मेहनत से कमाए थे। उसे खबर मिली थी कि श्मशान में कुछ अवैध हुआ है। अविनाश ने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी और बूटों से कुचल दी। उसने चारों तरफ देखा। हवा में अभी भी कुछ जलने की गंध थी, लेकिन यह गंध लकड़ी की नहीं थी। यह कुछ और ही थी, मांस के जलने की अजीब सी कसैली बदबू। साहब, यहां तो कोई नहीं है, हवलदार पाटिल ने डरते हुए कहा। गांव वाले कहते हैं यहां ताऊ और उसकी बेटी रहते थे। अविनाश ने बिना कुछ बोले अधजली चिता की ओर कदम बढ़ाए। बारिश की वजह से आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख अभी भी हल्की गर्म थी। अविनाश ने देखा कि चिता को बनाने में जल्दबाजी की गई थी। लकड़ियां बेतरतीब थीं, और सबसे अजीब बात, चिता के पास खून के धब्बे थे जो बारिश में धुल तो गए थे, लेकिन पूरी तरह नहीं। पाटिल, अविनाश ने आवाज दी, यह आत्महत्या नहीं है और न ही यह कोई साधारण अंतिम संस्कार है। चिता के पास संघर्ष के निशान हैं। देखो, जमीन पर जूतों के गहरे निशान, जैसे कोई भागा हो। तभी झोपड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। अविनाश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरे कोने में ताऊ दुबका हुआ बैठा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो लगातार कांप रहा था। कौन हो तुम, और यहां क्या हुआ था कल रात? अविनाश ने कड़क आवाज में पूछा। ताऊ ने सिर उठाया। उसकी आंखों में जो दहशत थी वो किसी अपराधी की नहीं, बल्कि एक गवाह की थी जिसने नर्क देखा हो। वो उसे ले गए साहब, जला दिया। मेरी गुड़िया को जला दिया, ताऊ बड़बड़ाया। किसने? साफ साफ बताओ। अविनाश ने ताऊ के कंधे को झकझोरा। ताऊ ने अविनाश की वर्दी को अपनी कांपती उंगलियों से पकड़ा और फुसफुसाया। बड़े लोग, ठाकुर का बेटा और उसके दोस्त। साहब, वो इंसान नहीं थे, राक्षस थे। उन्होंने उसे जिंदा। ताऊ की आवाज गले में अटक गई। अविनाश का खून खौल उठा। ठाकुर गजेंद्र सिंह का बेटा विक्रांत। पूरा शहर उसके कारनामों से वाकिफ था, लेकिन किसी में उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अविनाश ने ताऊ को पानी पिलाया और बाहर आया। वो सबूत ढूंढना चाहता था। अगर उसने विक्रांत पर हाथ डाला तो उसे ठोस सबूत चाहिए थे। अविनाश वापस उस राख के ढेर के पास गया। उसने एक लकड़ी की मदद से राख को कुरेदना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने रुमाल से उस चीज को उठाया। वो एक सोने का बटन था, किसी महंगे कुर्ते का बटन, और उस पर एक शेर का निशान बना था, ठाकुरों का पारिवारिक निशान। पाटिल, इसे एविडेंस बैग में डालो, अविनाश ने ठंडे दिमाग से कहा। आज बिशनपुर में तहलका मचने वाला है। दोपहर का वक्त था। ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली किसी किले से कम नहीं थी। बाहर बंदूकधारी पहरेदार और अंदर ऐशो आराम। विक्रांत, समीर, बंटी और रका चारों लॉन में बैठे थे। उनके चेहरों पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन ठाकुर का हाथ सिर पर होने का सुकून भी था। तभी पुलिस की जीप हवेली के गेट पर आकर रुकी। इंस्पेक्टर अविनाश बिना डरे सीधा अंदर घुस आया। ठाकुर गजेंद्र सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर साहब, आज हमारे गरीब खाने पर कैसे? अविनाश ने वो एविडेंस बैग मेज पर पटक दिया। ठाकुर साहब, ये बटन आपके बेटे का है। श्मशान घाट पर एक लड़की की जली हुई लाश की राख में मिला है। विक्रांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी शर्ट के कफ को छुपाने की कोशिश की,
जहां से एक बटन गायब था। ठाकुर हंसा, एक क्रूर हंसी। इंस्पेक्टर, लगता है तुम नए हो। बिशनपुर में शेर का बटन और शेर का बेटा दोनों जहां चाहे वहां पाए जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने शिकार किया हो। गवाह है मेरे पास, अविनाश ने आंखों में आंखें डालकर कहा। उस श्मशान का चौकीदार। ठाकुर का चेहरा सख्त हो गया। उसने एक इशारे से अपने मुनीम को बुलाया। इंस्पेक्टर, जिस गवाह की तुम बात कर रहे हो वो पागल है। और रही बात लड़की की। कौन सी लड़की? जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रुद्रानी। हाँ, वो तो एक लावारिस थी। लावारिस आती है, लावारिस जाती है। अविनाश समझ गया कि कानून की सीधी उंगली से यहां घी नहीं निकलेगा। ठीक है ठाकुर साहब। अविनाश ने अपनी कैप ठीक की। आज आप गवाह खरीद लेंगे, सबूत मिटा देंगे, लेकिन याद रखिएगा, मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते। अगर मैंने साबित कर दिया तो हथकड़ी आपके बेटे के हाथों में होगी। अविनाश वहां से निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस सच की तलाश वो कर रहा है वो पुलिस की फाइलों में नहीं, बल्कि श्मशान के उस पुराने इतिहास में छिपा है। अविनाश हार मानने वालों में से नहीं था। वो शाम को फिर श्मशान घाट पहुंचा। श्मशान घाट वो जानना चाहता था कि आखिर रुद्रानी थी कौन। कोई तो रिकॉर्ड होगा, कोई तो पहचान होगी। ताऊ अब थोड़ा शांत था। अविनाश ने उसे चाय पिलाई और पूछा, ताऊ मुझे सच बताओ, ये रुद्रानी कौन थी? तुम उसे अपनी बेटी कहते हो, लेकिन तुम्हारा सरनेम अलग है। ताऊ ने शून्य में घूरते हुए एक गहरी सांस ली। अब कहानी के पीछे की कहानी खुलने वाली थी। साहब, वो कोई आम लड़की नहीं थी। 19 साल पहले इसी अमावस की रात थी। मैं तब जवान था। नदी में बाढ़ आई हुई थी। मैं चिता की लकड़ियां बटोर रहा था, तभी मुझे एक बहता हुआ संदूक मिला। पीतल का भारी संदूक। अविनाश ध्यान से सुन रहा था। मैंने संदूक खोला तो उसमें एक नवजात बच्ची थी, लेकिन साहब वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी। एक श्मशान में लाशों के बीच एक बच्ची हंस रही थी। उसके गले में एक ताबीज था जिस पर लिखा था रुद्रानी, यानी शिव की शक्ति, रौद्र रूप। मैंने उसे पाला, लेकिन मैं जानता था वो इस दुनिया की नहीं है। उसे आग से कभी डर नहीं लगता था। वो जलती चिताओं से बातें करती थी। ताऊ की आवाज भारी हो गई। विक्रांत ने सिर्फ एक लड़की को नहीं जलाया साहब, उसने श्मशान की बेटी को जलाया है। और श्मशान अपना कर्ज हमेशा सूद समेत वसूलता है। अविनाश एक प्रैक्टिकल आदमी था, लेकिन ताऊ की बातों ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। हवा अचानक तेज हो गई। श्मशान के पीपल के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अविनाश ने अपनी जीप स्टार्ट की। ताऊ, तुम थाने चलो, यहां रहना सुरक्षित नहीं है। नहीं साहब, ताऊ ने मना कर दिया। मुझे उसका इंतजार करना है, वो आएगी। वो लौट आई है। अब कहानी का रुख बदलता है उन पापियों की तरफ। रक्का अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता शहर गए हुए थे। वो बहुत डरा हुआ था। अविनाश की धमकी और ताऊ की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने अपने कमरे का ऐसी एसी 16 डिग्री पर कर रखा था, फिर भी उसे पसीना आ रहा था। उसने विस्की का एक बड़ा घूंट भरा। कुछ नहीं होगा, विक्रांत भाई है ना, सब संभाल लेंगे, उसने खुद को तसल्ली दी। तभी लाइट चली गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। इन्वर्टर ने बीप की आवाज की, लेकिन लाइट नहीं आई। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अचानक रका को एक गंध आई, वही गंध, जले हुए मांस और गीली लकड़ी की बदबू। कौन है? रका चिल्लाया। कौन है वहां? उसने अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी कमरे के कोने में पड़ी। वहां कोई नहीं था, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली तो उसकी चीख निकल गई। उसके कमरे के महंगे कारपेट पर राख के पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैरों के निशान, जो बाथरूम से होते हुए उसके बिस्तर की तरफ आ रहे थे। उसे गीले पैरों के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नदी से निकलकर सीधा उसके कमरे में आया हो। रक्का का गला सूख गया। वो बिस्तर के कोने में दुबक गया। नहीं, ये वहम है, ये नशा है। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी, बहुत ठंडी सांस महसूस हुई। इतनी ठंडी कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजी। रक्का, बहुत गर्मी थी ना मुझ में, अब तू भी जल। रक्का झटके से पलटा। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि उसका शरीर अंदर से जल रहा है, जैसे किसी ने उसके पेट में आग लगा दी हो। आहा! रक्का चिल्लाया। वो अपने कपड़े फाड़ने लगा। उसे लग रहा था कि उसकी चमड़ी पिघल रही है।
लेकिन बाहर से न कोई आग थी न कोई धुआं। वो पानी की तरफ भागा। जग उठाकर उसने अपने ऊपर पानी डाला, लेकिन पानी छूते ही ऐसा लगा जैसे उसने पेट्रोल डाल लिया हो। जलन और बढ़ गई। उसका गला घुटने लगा। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसने खांसना शुरू किया, और जब उसने खांसते हुए मुंह से थूका तो खून नहीं निकला। उसके मुंह से काली राख निकली, ढेर सारी राख। वो सांस लेने की कोशिश करता और उसके फेफड़ों में राख भरती जाती। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखों के सामने वही मंजर था, श्मशान की वो जलती हुई चिता और रुद्रानी की वो घूरती हुई आंखें। रका ने आखिरी बार अपनी गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में अंधेरे में उसे दो लाल अंगारे जैसी आंखें दिखाई दीं। एक अधजला चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। रका का शरीर ऐंठा और फिर शांत हो गया। उसका मुंह खुला था और वो पूरा मुंह काली राख से भरा हुआ था। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी और उस बारिश के शोर में इंस्पेक्टर अविनाश के फोन की घंटी बजी। हेलो? अविनाश ने फोन उठाया। साहब, रका मर गया साहब। फोन पर हवलदार की आवाज थी। और उसकी बॉडी? क्या हुआ बॉडी को? अविनाश ने पूछा। साहब, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन उसके पेट और फेफड़ों में 2 किलो श्मशान की राख मिली है। बिना आग के वो अंदर से जल गया साहब। अविनाश के हाथ से फोन लगभग छूट गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा घना था। ताऊ की बात उसके कानों में गूंजी। श्मशान अपना कर्ज सूद समेत वसूलता है। 1 गया, 3 बाकी थे। लेकिन इंस्पेक्टर अविनाश अब समझ चुका था कि यह लड़ाई कानून की किताबों से नहीं लड़ी जा सकती। यहां फैसला कोर्ट में नहीं, उसी श्मशान घाट पर होगा। लेकिन क्या अविनाश सच तक पहुंच पाएगा, या वो भी इस प्रतिशोध की आग में जल जाएगा? अगले एपिसोड में रुद्रानी का अगला निशाना कौन होगा, और क्या होगा जब अविनाश उस पीतल के संदूक को ढूंढने निकलेगा जिसमें रुद्रानी का असली सच कैद है? जानने के लिए सुनिए श्मशान की राख।